हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे थे, संविधान का निर्माण। देखिए चैप्टर हम इसमें पूरा परिचय पढ़ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो किस तरह से लोकतांत्रिक संविधान है इसके विषय में हम लोग पूरा जान चुके हैं। ठीक, पूरा हमने पढ़ा कि श्वेत की क्या स्थिति थी अफ्रीका में, अफ्रो अमेरिकन क्या थे, संविधान की जरूरत क्यों है। इन सभी के विषय में हम लोग गौर करके एक एक रूप में बहुत अच्छे से हम इन पर विचार करके आपका इन सबको जो है पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। अब आपको इसमें ध्यान देना होगा। इससे आगे जो हमारा शेष आपका चैप्टर है इससे आगे हम लोग आपका ध्यान देते हैं। देखिए आज हम लोग बात करेंगे समाज का जो संस्थाओं का स्वरूप क्या है। ठीक, इन संस्थाओं का स्वरूप क्या है, इस स्वरूप का जिक्र हम लोग करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले आप एक बार चैप्टर को वापस देख लीजिए। हमने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा था लास्ट टाइम और इससे आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। सारे अधिकार के विषय में पढ़ चुके हैं। जितने भी हमारे महान महान नेता हुए हैं उन सभी के विषय में हम लोगों ने इसके अंतर्गत गौर करके एक एक तरीके की चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा है और उनको ध्यान दिया है। क्लियर है। तो ये सारी चीज जो है आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलेंगे आगे बढ़ेंगे और इसमें एक एक करके गौर करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने देख लिया। तो सबसे पहले जहां से हमें चैप्टर प्रारंभ करना है वहीं पहुंचते हैं और देखते हैं सबसे पहले संस्थाओं का स्वरूप क्या है। जो हमें संस्था है उनका स्वरूप क्या है, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का बना हुआ था, हमें बेसिकली उस पर गौर करना है। देखेंगे आप, संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन का बयान मात्र भन नहीं है कि ये नहीं है कि जो संविधान है उसमें जो उसके मूल्य हैं, जो उसका फिलॉसफी, जो उसका दर्शन है, केवल उस लायक नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि संविधान इन मूलों को संस्थागत रूप देने की कोशिश करता है। कैसे? संस्थागत की इनको एक इंस्टीट्यूशन का आपका फॉर्मेट बन जाए, इंस्टीट्यूशन जो है उसका रूप जो है इनको मिल जाए तो कुछ शायद चेंज हो जाए। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत देने का रूप की कोशिश करता है जिसे हम भारत के संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जिसे हम भारत का आपका संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं संस्थाओं को तय करने वाला होता है। कैसा होता है? इन्हीं संस्थाओं को तय करने वाला। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। कैसा है? एक बहुत लंबा और एक बहुत बड़ा ही क्या है ये आपका दस्तावेज है। इसलिए समय समय पर इसे नए रूप देने में इसे बदलाव की जरूरत पड़ती है। कैसा है? नया नया रूप देना है और इसे क्या पड़ती है? इस बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगता है कि इसे लोगों की भावना के अनुसार चलाना चाहिए। क्या चलना चाहिए? जिस तरह से लोगों की भावना है उसी के अनुसार आपको चलना चाहिए। अब देखिए कैसे चलना चाहिए कि वास्तव में इसका चलन है और समाज में हो रहे बदलाव से दूर रहना चाहिए। अगर समाज में कोई चेंजेस हो रहा है, कोई बदलाव है और आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है तो क्या हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए? क्या हमें उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। नहीं, हमें उसमें स्वीकार भी करना चाहिए और हमें उसमें बदलाव भी करना चाहिए। ये दोनों कंडीशन इसके अंतर्गत होती है। ठीक, उन्हें इसे पवित्र और स्थायी ना बदला जा सकता, वे ऐसे कानून के रूप में नहीं देखा जा सकता। अब ऐसा कानून ना बना दिए जिससे बदला ही ना जा सके, उसको रिफॉर्म जो स्ट्रक्चर्स है वो चेंज ना हो। इसलिए उन्हें बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान रखा गया है। ऐसा है, समय समय पर आपका शामिल करने का जो है, बदलाव करने का जो प्रावधान है वो आपका रखा गया है। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। क्या कह रहे हैं इन बदलावों को? ये बदलाव है आपके संविधान संशोधन। क्या ध्यान रखना है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है ये सारी चीजें। ठीक है, आपको ध्यान देंगे। आगे देखेंगे इसमें संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्जा दिया है। कह रहे जितनी भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आपके इंस्टीट्यूशन है उनको एक बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने दी है। क्या दी है? एक बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने
सकती है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ेंगे तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संविधान के बुनियादी स्वरूप को समझना मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान के नियम बताते हैं कि इनके अनुसार शासकों को चुना जाए। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति और कौन किसके बारे में फैसला लेगा। क्या लिखा है? किसको चुना जाए, कितनी उसकी शक्ति है, कौन इसके विषय में फैसला होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी हमको कॉन्स्टिट्यूशनल आपका प्रोविजन है और बिल्कुल संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन है और एक एक चीज आपका स्टेप बाय स्टेप रूप में इसमें आपका लिखी हुई है। ये आपको देखना है। सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे कैसे नहीं बढ़ा सकती, और कुछ ऐसे नियम हैं जो सरकार के सामने आपका लाइन खींच देते हैं लक्ष्मण रेखा की तरह कि अब ये स्टेबल है, आप इससे आगे इसको नहीं बढ़ा सकते, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें रिफॉर्म नहीं कर सकते। ये चीजें हैं कि सरकार इसे आगे नहीं बढ़ा सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान में किन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधान पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में किस तरह काम करते हैं, कि जो लोकतांत्रिक चीजें हैं उनमें राजनीति में आपका किस तरह से काम होता है, इनको देखेंगे। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं की और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। कह रहा जो किताब है भारत संविधान जो स्थापित करती है वो सभी संस्थाओं को और सभी जो आपकी व्यवस्था है उनको आपका नहीं समेटती है। और इसके लिए कुछ पहलू हैं जो आपको अगले वर्ष की किताब में चर्चा करने को मिलेंगे, यानी कि 10th की जो आपकी क्लास होगी उसमें आपको इन सारे पहलुओं पर चर्चा करने को मिलेगा कि जो इंस्टीट्यूशन है उनका स्वरूप कैसा हो, उनका स्ट्रक्चर्स कैसा हो, कैसी उसमें आपकी चीजें हो, इन सभी पर आपको गौर करके विचार करने का मौका भी इसके अंतर्गत आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग इसको देख लें। कुछ भी डाउट अगर बनता है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। देख लिया? तो चैप्टर जो है मेरे प्यारे बच्चों ऑलमोस्ट आपका जो है खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस हम खाली से क्वेश्चन आंसर को हमको करना है। तो एक बार पूरे चैप्टर में आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक। कुछ भी अगर डाउट बनता है तो एक बार मुझसे डाउट भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसी का भी अगर कोई डाउट है, कोई कमेंट है, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और कुछ इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिन पर हम लोग अपना विचार करेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप इसको पुराना पूरा पिछले का जो चैप्टर है, बुनियादी स्वरूप, स्ट्रक्चर्स, एक एक चीज, ठीक है, किस तरह से था संविधान लागू हो रहा था, किस तरह के काम परिचय इसके अंतर्गत था, संविधान का निर्माण का रास्ता किस प्रकार से तय हुआ, उसमें कौन कौन से संघर्षी चीजें रही, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए, देख लिया? चलिए, तो मैं कुछ आपको क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं, आप उन पर विशेष रूप से ध्यान रखें और इनको करें गौर करके। और जहां भी कुछ आपका डाउट बनता है किसी भी प्रकार का, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चंस को जरूर पूछिए, ठीक है। पहला प्रश्न ये हम लोग आपका देख रहे हैं कि संविधान किसे कहते हैं? क्या कह रहे हैं कि संविधान किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही है। अब आप मुझे बताओगे मेरे प्यारे बच्चों कि संविधान किसे कहते हैं? बताइए, किसे कहते हैं संविधान? गौर करिए। देखिए, संविधान क्या है?
एक ऐसे सभी बुनियादी नियम कानूनों की किताब है। एक ऐसे बुनियादी किताबों की, ये कानूनों की किताब है, ध्यान दीजिए, बुनियादी नियम और कानूनों की किताब है। बुनियादी नियमों और कानूनों की किताब है। कैसी है? किताब है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलती है। तो क्या कह रहे हैं? जिसके द्वारा किसी देश की सरकार चलती है। क्या होती है? किसी देश की आपका सरकार जो है वो आपको चलती है, और इसका पालन सरकार व नागरिकों दोनों करना होता है। यानी कि संविधान का पालन सरकार व नागरिकों दोनों को करना होता है। लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं? क्या क्वेश्चन है कि रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं? पहले इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए। रंग भेद की नीति से देख लीजिए, रंग भेद की नीति नस्ल भेदभाव पर आधारित है। रंग भेद की नीति नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था को कहते हैं उस व्यवस्था को कहते हैं जो विशिष्ट तौर पर दक्षिणी अफ्रीका में
1948 से 1994 के बीच चलाई गई थी, के बीच चलाई गई। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, कर लिया हो तो आगे बढ़ जाएं। देखिए, संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है, जो परिवर्तन लाया जाता है, उसे संविधान संशोधन कहते हैं। उसे संविधान संशोधन कहते हैं। लिख लीजिए। हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, अंत निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हो? देखिए, पंथ निरपेक्षता, यह कह सकते हैं कि धर्म निरपेक्षता वह विचार है, वह विचार है जिसके अंतर्गत धर्म या
पंथ के आधार पर कोई कोई किसी भी अपने नागरिकों को विशेष अधिकार नहीं देती। अधिकार नहीं देती है। लिख लीजिए। जैसे आप इसे कर लेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30-30 सेकंड का मैं समय देता हूं, लगभग 30 से 40 सेकंड का समय। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे आप बोर्ड को अच्छे से कॉपी कर लेते होंगे। फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। आप इसको कॉपी कर लीजिए। कर लिया? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य। ठीक। और कह रहे हैं कैसे। अब ये बताओ भैया, तुम कह तो रहे हो कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पर है कैसे, ये आपको बताना है। उत्तर देखिए, बताइए कैसे होगा बच्चों। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ऐसे ही लिखेंगे इसको। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार यहां किसी भी धर्म, पंथ, जाति या जनसमूह कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं। क्या नहीं है? कोई आपका विशेष अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। देखिए, सबको संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता
और समानता प्रदान की गई है। क्या की गई है? समानता जो है प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी पंथ को बदलकर किसी भी पंथ को बदलकर किसी दूसरे पंथ को मान सकता है, या किसी पंथ को बदलकर दूसरे पंथ में जा सकता है। क्या है? दूसरे पंथ में जो है आपका जा सकता है। तीसरा देखिए, कोई भी पंथ अपना धर्म स्थल, पूजा स्थल स्वतंत्र रूप से बना सकता है। स्वतंत्र रूप से बना सकता है। उसे किसी भी तरह की उपासना करने की स्वतंत्रता है। उसे किसी भी तरह की उपासना करने की स्वतंत्रता है। क्या है? किसी भी तरह की स्वतंत्रता है। कॉपी कर लें इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, ये कॉपी कर लिया, इसको करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं और कल भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन क्वेश्चन आंसर को एक बार घर जाकर रिवीजन कर लीजिए। कुछ डाउट बनता तो कल मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।